एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 वही हम EPS 95 कहते हैं। यही होते हैं कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। यह तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 19 नवंबर 1995 में शुरुआत कर दिया जाता है। यह प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने वाले एम्प्लॉयज़ जो भी एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं उस एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन बेनिफिट तो ऑफ़र करने के लिए मोटिव कर दिया जाता है। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह एम्प्लॉय पेंशन स्कीम तो किस तरीके से कैलकुलेट कर दिया जाता है, और 2023 में देखेंगे तो एक नए हायर पेंशन स्कीम ऑप्शन भी आ चुका है। उस कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं और वो कैलकुलेशन के बारे में हम रिव्यू करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट.in यूट्यूब चैनल। अब देखते हैं तो एम्प्लॉई और कि एम्प्लॉयर तो 12% ऑफ द बेसिक सैलरी और कि अलाउंस तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसमें देखें तो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर्स देने वाले 12% से 8.33% तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं। बाकी होते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और उसके लिए वो तो 3.67% तो उपलब्ध कर दिया जाते हैं। 1995 में देखें तो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में इंट्रोड्यूस कर दिया जाते हैं, और इसके लिए एम्प्लॉयर तो 8.33% ऑफ 5000 तो पेंशन स्कीम के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। मार्च 1996 में देखें तो EPS 95 में अगर एम्प्लॉयर और कि एम्प्लॉय चाहते हैं तो 8.33% ऑफ द एम्प्लॉयज़ एक्चुअल वेज तो EPS के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो होते हैं कि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ₹5000 और कि 6500 या ज़्यादा वेज तो परमिसेबल वेज के लिए क्वालिफाई होते हैं। सितंबर 2014 में मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी तो बढ़ गया और वो होता था कि ₹15,000। इससे पहले वो होता था कि 6500, लेकिन प्रोविजन पैरा 11(3) में यह तो बाहर निकाल कर दिया जाता है, और इसी कारण के लिए 15,000 कैप अमाउंट ही कैलकुलेशन के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल सैलरी नहीं है। 2023 में देखें तो एम्प्लॉयज़ के लिए और एक ऑप्शन भी दे दिया जाता है पेंशन के बारे में, और वो होता है कि हायर पेंशन। इसमें देखें तो कैप अमाउंट 15,000 के बावजूद वो तो एक्चुअल एम्प्लॉय सैलरी को कंसिडर कर दिया जाता है एज पेंशनेबल सैलरी। अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए हम एक्चुअल फिगर्स को कंसिडर करते हैं। एक्चुअल फिगर्स कंसिडर करने से आपको जानकारी मिलती है कि यह तो किस तरीके से काम करते हैं। इसमें देखें तो एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी और डार्नस अलाउंस होते हैं कि ₹75,000। ये टेबल में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही दिखा कर दिया जाता है, जिसके वजह से आपको एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन के बारे में कोई भी डाउट नहीं आता है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली EPF अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। पुराने मेथड में देखेंगे तो आप जो भी सैलरी लेते हैं तो भी कांस्टेंट अमाउंट 1250 तो EPS अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कि 8.33% ऑफ 15,000 और बैलेंस तो EPF अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और वो होता है कि 12% इंटू 75,000 माइनस 1,250। इसका अमाउंट होता है कि 7,750 तो EPF अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन नए मेथड में एक्चुअल सैलरी EPS के लिए कंसिडर कर दिया जाता है, और इस कारण के लिए मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तो EPS अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और बाकी तो EPF अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर आपने नए हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट कर दिया जाते हैं तो आपका पेंशन कैलकुलेशन तो थोड़ा सा अलग पड़ती है। अब हम फॉर्मूला देखें कि पुराने मेथड चुनने वाले एम्प्लॉय के लिए किस तरीके से यह बेनिफिट करते हैं, और कि नए मेथड चुनने वाले एम्प्लॉय के लिए तो किस तरीके से बेनिफिट करते हैं। नए मेथड चुनने वाले इन्वेस्टर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है कि पेंशनेबल सैलरी, और वो होता है कि एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 70। ओल्ड मेथड में देखें तो पेंशनेबल सैलरी वो होता है कि एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 70। अब हम देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय हायर पेंशन ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए क्या फ़ायदा होते हैं। टेक होम सैलरी में देखें तो ये तो नेट सैलरी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर सकते। EPF और कि EPS अगर एम्प्लॉय तो हायर पेंशन ऑप्शन चुन कर दिया जाते तो इसके लिए प्रोज और कॉन्स दोनों हो सकते हैं। कैलकुलेशन के कारण उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जो भी डिफरेंस होते हैं वो तो EPF अकाउंट से EPS अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
इसके लिए वो तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी लगती है, और इस तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो आपका ईपीएफ अकाउंट में कम बैलेंस ही पड़ती है, लेकिन ईपीएस अकाउंट पर ज़्यादा बैलेंस होते हैं, और इसी कारण के लिए आपका पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड पर आपके लिए ज़्यादा पेंशन तो दे दिया जाता है। हमने अब तक अमेंडमेंट्स और कैलकुलेशंस के बारे में ज़्यादा बातचीत कर लिया जाता है, लेकिन आपका फाइनल डिसीजन तो क्या होना चाहिए। अगर आप हायर पेंशन स्कीम लेते हैं तो क्या होता है। अगर आप यह ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया जाते हैं तो आप तो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, और देखें तो आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा हायर होता है, लेकिन आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन तो रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर एम्प्लॉय चाहते हैं तो भी वो तो ईपीएस बैलेंस को विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। अगर एम्प्लॉय ईपीएस के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसका पूरे पेंशन तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, और पूरे जीवन तक वो पेंशन अमाउंट तो फिक्स्ड होते हैं और वही पेंशन अमाउंट तो दे दिया जाते हैं, और उसके लाइफ टाइम ख़त्म होने के बाद स्पाउस के लाइफ टाइम तक 50% तो दे दिया जाता है, और तो किड्स के लिए भी एक्सटेंडेड होते हैं, मैक्सिमम 2 किड्स के लिए 25% तो दे दिया जाता है। ईपीएफ देखेंगे तो ये तो रिटायरमेंट होने के बाद वो तो ईपीएफ बैलेंस के साथ लमसम अमाउंट वजह से दे दिया जाता है। अगर एम्प्लॉय चाहते हैं तो उसका रिटायरमेंट किटी की तरह वो तो उपलब्ध कर सकेंगे, लेकिन ईपीएफ तो टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं, और करंट इंटरेस्ट रेट देखें तो ईपीएफ होते हैं कि 8.1%। वो तो ईपीएफ से भी आपको जो भी साल आप काम करते हैं वो साल निर्भर होते हुए आपका ईपीएफ अमाउंट तो दे दिया जाता है। वो तो आपको बिगर रिटायरमेंट कॉर्पस बनने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपने ज़्यादा समय के लिए काम कर दिया जाते हैं तो आपका कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से आपको ज़्यादा कॉर्पस भी मिलते हैं। अगर आपने हायर पेंशन प्लान ऑप्ट कर दिया जाते हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन तो दे दिया जाते हैं, लेकिन भी किसी भी कारण के लिए अगले 5 साल के लिए आपका सैलरी कम है तो आपका पेंशन भी कम ही पड़ती है, क्योंकि इसमें पेंशन तो ईपीएस अकाउंट पर निर्भर होते हैं, कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन आप की जो भी सैलरी लास्ट में लेते हैं तो वो सैलरी पर निर्भर होते हुए आपका पेंशन अमाउंट तो दे दिया जाते हैं। रिटायरमेंट होने तक एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट चेंजेस होते हैं तो भी अगर सेम रूल अप्लाई कर दिया जाते हैं तो भी इन्फ्लेशन के कारण आपका पेंशन अमाउंट का वैल्यू तो ज़्यादा कम पड़ती है, और दूसरे तरफ से देखें तो आपका ईपीएफ बैलेंस भी ज़्यादा कम पड़ती है। हायर पेंशन तो आपको ईपीएस में ज़्यादा फंड अक्यूमुलेट करने के लिए मदद कर सकेंगे, लेकिन उस फंड से आप कोई भी आज़ादी नहीं होते, और देखें तो वो फंड से आप कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी भी ना होने के कारण आप तो ईपीएफ फंड चुनने ही एक वाइज चॉइस होते हैं, क्योंकि ईपीएफ फंड अगर आप चुनते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑप्शंस होते हैं कि वो कॉर्पस के साथ आप क्या करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानर भी वो बोलते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस तो आप तो ईपीएफ में एक्यूमुलेट करने ही एक सही तरीके हो सकेंगे, जिसके वजह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप रख कर सकते हैं, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वजह से आपका पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स भी आप फुलफ़िल कर सकेंगे। अगर देखें तो इसमें एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। वो ईपीएफ फंड को अगर वो चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसलिए हम यही कहता हूँ कि आप करंट ईपीएस कंट्रीब्यूशन 1250 को कंटिन्यू करते हुए आपका ईपीएस फंड में कॉर्पस को अक्यूमुलेट भी कर सकेंगे, जिसके वजह से ईपीएफ में बेटर इंटरेस्ट रेट भी मिलते हैं, और वो कॉर्पस के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका रिटायरमेंट नीड्स को आप फुलफ़िल भी कर सकेंगे। और दूसरे देखें तो इसमें टैक्स पर्सपेक्टिव से भी यह ईपीएस कंट्रीब्यूशन तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ईपीएफ में ज़्यादा टैक्स ना होने के कारण आपका कॉर्पस तो ज़्यादा ऊंची पड़ती है। इसलिए हाइयर पेंशन स्कीम ऑप्ट करना उतना फ़ायदा नहीं होता है आपका पेंशन पर्पस के लिए। और देखें तो रेडीमेड पेंशन प्लान तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते एम्प्लॉय के लिए। इसकी बावजूद आप भी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस को हैंडल करने की आवश्यक पड़ती है, और देखें तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करने की आवश्यक पड़ती है कि आपका रिटायरमेंट गोल्स किस तरीके से होते हैं। उस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको प्लान देते हैं कि किस तरीके का आप रिटायरमेंट कॉर्पस को उपलब्ध कर सकें, किस तरीके का विड्रॉ कर सकेंगे, और किस इन्वेस्टमेंट स्कीम आपका रिटायरमेंट नीड्स के लिए आइडियल होते हैं।
अगर आपको यह विषय के बारे में डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।